जब हम भारत का नक्शा देखते हैं तो ये सिर्फ लकीरें नहीं होती। इन लकीरों के पीछे व्यक्तिगत त्याग और बलिदान की ढेरों कहानियां छिपी हैं। सोचिए, 1947 में आज़ादी के बाद सैकड़ों रियासतों को एक देश में जोड़ना कितना बड़ा काम रहा होगा। आज हम एक ऐसे ही विलय की कहानी में चलेंगे जहां एक नए राज्य का जन्म कुछ शासकों के लिए अपनी सदियों पुरानी विरासत के अंत जैसा था। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 खास हिस्सों में देखेंगे। ये वो 4 मोड़ हैं जो हमें राजस्थान संघ के बनने की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है रियासती विभाग के एक बड़े और साहसिक प्रस्ताव से। मकसद था एक नया और मजबूत राज्य बनाना। तारीख थी 3 मार्च 1948। ये वो दिन था जब राजस्थान संघ बनाने का प्लान आधिकारिक तौर पर सामने रखा गया। इसका सीधा सा मकसद था कई छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एक बड़ी इकाई बनाना। तो प्लान ये था कि इन 9 रियासतों कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा, इन सबको मिलाकर एक प्रशासनिक संघ बना दिया जाए। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़ी योजनाओं में होता है, ये इतना सीधा नहीं था। एकता की इस कोशिश के सामने फौरन ही एक बहुत बड़ी रुकावट आ खड़ी हुई। देखिए, इस संघ की कामयाबी और इसका वजूद एक बहुत बड़ी रियासत पर टिका था, और वो थी मेवाड़। मेवाड़, जिसकी अपनी एक ऐतिहासिक पहचान थी, महाराणा प्रताप की विरासत थी। अगर मेवाड़ साथ आता तो इस नए संघ को वो ताकत और सम्मान मिलता जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। एक तरफ तो थी मेवाड़ की जनता, जिसका प्रतिनिधित्व प्रजामंडल कर रहा था। वो लोग संघ में शामिल होना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ थे मेवाड़ के महाराणा, जिन्होंने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। अपनी ही प्रजा के चाहने के बावजूद महाराणा अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए, और नतीजा ये हुआ कि राजस्थान संघ बना तो सही, लेकिन अपने सबसे अहम और प्रतिष्ठित सदस्य यानी मेवाड़ के बिना ही। अच्छा, तो मेवाड़ तो शामिल नहीं हुआ, लेकिन उन राज्यों का क्या जो शामिल होने के लिए मान गए थे? चलिए अब उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक बहुत ही निजी और नाटकीय मोड़ पर पहुंचता है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जिन राजा महाराजाओं ने अपनी रियासतें सौंपने के लिए हां कह दी, क्या उनके लिए ये फैसला लेना वाकई आसान रहा होगा? इस विलय को कानूनी रूप देने के लिए हर शासक को एक दस्तावेज पर दस्तखत करने थे। इसे कहते थे विलय पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब जरा सोचिए, उस एक कागज पर दस्तखत करने का मतलब क्या था? ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था। ये अपनी पीढ़ियों की, अपने पुरखों की विरासत को हमेशा के लिए सौंप देने जैसा था। एक बहुत ही भावनात्मक और निजी पल। और ये जो अंदर का संघर्ष था ना, जो शासक महसूस कर रहे थे, वो एक राजा के कहे शब्दों में हमेशा के लिए अमर हो गया। ये हिचकिचाहट कई शासकों में थी, लेकिन ये सबसे साफ तौर पर महसूस की गई बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह के मामले में। तो जब बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने उस विलय पत्र पर दस्तखत किए, तो उनके मुंह से जो निकला वो इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उस गहरे दर्द और नुकसान की आवाज थे जो कई शासक उस वक्त महसूस कर रहे थे। उनके लिए ये दस्तखत एक नए भविष्य की शुरुआत नहीं, बल्कि अपने ही राजवंश के इतिहास का अंत था। तो फिर ये एक दस्तखत क्या था? एक नए दौर की शुरुआत या एक पुराने युग का अंत? सोचने वाली बात यह है कि शायद ये दोनों ही था। और ये पल हमें याद दिलाता है कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण अक्सर कितनी ही व्यक्तिगत विरासतों की कीमत पर होता है।